हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर मूड का मतलब क्या होता है कि कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारा मूड अच्छा है, कभी हम लोग बोलते हैं हमारा मूड खराब है। तो हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मूड। तो मूड को डिफाइन करने के लिए तीन चीज होती है, तीन शब्द होते हैं। बैट से डिफाइन करते हैं, BAT, बैट। तो बैट का मतलब क्या होता है? बी से मतलब बिहेवियर, ए से मतलब अफेक्शन और टी से मतलब थिंकिंग। अब इसको मैंने लास्ट लेक्चर में हमने मैनिया डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था। जैसे हम लोग जैसे कॉलेज में गए, क्लास में गए, तो अपने क्लास में गए तो टीचर से हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो टीचर से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो टीचर ने हमारे साथ जो अच्छे से बिहेव किया है, अच्छे से बिहेव किया, तो जो हमारी थिंकिंग है उसके लिए वो पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगी। मतलब हमें लगेगा टीचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, तो हमारी जो उसके लिए थिंकिंग होगी पॉजिटिव थिंकिंग बन जाएगी। तो जब हमारी थिंकिंग किसी के लिए पॉजिटिव होगी तो हमें उससे लगाव होने लगता है। तो उसके बाद हमें उस पर्सन से अफेक्शन होने लगेगा कि हमें थोड़ा मतलब बॉन्डिंग बन जाएगी उस टीचर के साथ और स्टूडेंट की। तो थोड़ा मतलब दोनों के बीच में अफेक्शन देखने को मिलेगा। जब अफेक्शन होगा तब जो बिहेवियर होगा, जो हमारा बिहेवियर होगा उस टीचर के लिए वो पॉजिटिव होगा। मतलब कुछ भी हम रिस्पेक्ट देके उससे बात करेंगे, कुछ भी पूछने जाएंगे तो रिस्पेक्ट फुल मैनर में हम लोग उससे कुछ भी पूछेंगे, और जो भी करेंगे वो मतलब पॉजिटिव बिहेवियर हम लोग उसको शो करेंगे। तो मूड को डिफाइन करने के लिए तीन शब्द होते हैं, बिहेवियर होता है, अफेक्शन होता है और थिंकिंग होती है। तो इसके अंदर हम लोग को तीन चीजें पढ़नी थी। एक तो मैनिया पढ़ना था, दूसरा डिप्रेशन और तीसरा बाइपोलर डिसऑर्डर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी मैनिया। मैनिया क्या होता है? अब इस लेक्चर के हम लोग बात करेंगे डिटेल में डिप्रेशन। तो मैनिया के अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी। तो मैनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट का जो मूड होता है वो एलिवेटेड हो जाता, उसकी वजह से जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी वो भी बढ़ जाती और फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिलते हैं कि उसके माइंड के अंदर एक के बाद एक आइडिया आता रहता है। तो ये सब हमने मैनिया के अंदर बात की। और जो मैनिया के बात कर रहे हैं तो 0.8% चांसेस होते हैं मैनिया के होने के। और मतलब अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो डिप्रेशन की कंडीशन में जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मैनिया की कंडीशन में जाए। तो मैनिया की कंडीशन में जाने के 0.8% चांसेस होते हैं और डिप्रेशन के अंदर जाने के 10 से 12% चांस होते हैं। अब डिप्रेशन के अंदर होता क्या कि डिप्रेशन के अंदर पेशेंट आइसोलेट फील, मतलब आइसोलेट रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है। मतलब घर में भी है तो अकेले अपने रूम में रहेगा, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना घर वालों से, ना फैमिली मेम्बर से, ना फ्रेंड से। और इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और जो आइडिया होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडिया मैनिया के अंदर देखने मिलता है। इसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडिया नहीं, पॉवर्टी ऑफ आइडिया हो जाता, कम से कम थॉट आते हैं अपने माइंड के अंदर। तो ये सब डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलता है। और लास्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर के अंदर क्या होता है? क्या मैनिया और डिप्रेशन दोनों के अल्टरनेटिव एपिसोड आते हैं। मतलब कभी मैनिया का एपिसोड आ रहा, फिर उसके बाद आ रहा है डिप्रेशन का एपिसोड। तो अल्टरनेट मैनर में एपिसोड आते रहते हैं मैनिया और डिप्रेशन के, उसी को हम लोग बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन क्या होता? तो डिप्रेशन बेसिकली कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। जैसे फैमिली का प्रेशर है, रिलेटिव का प्रेशर है कि अभी तक तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, जॉब मिली है, पढ़ता ही रहेगा जीवन भर। तो जो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बनती है वो फैमिली के अंदर भी बन जाती है, फैमिली के बाहर भी बन जाती है। या फिर किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, उसकी वजह से भी पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई, जैसे युद्ध हो गया, वॉर हो गया, वायलेंस हो गया। तो ये सब कंडीशन होते हैं जिससे मतलब पेशेंट डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। तो जो इसका मेजर कॉज है वो है स्ट्रेस या फिर कोई क्रॉनिक टेंशन हो, तो वही मेजर कॉज होता है डिप्रेशन में जाने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की डेफिनेशन की। तो इट इज अ मूड डिसऑर्डर इन विच लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी। मतलब डिप्रेशन के अंदर हमें किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तो इसके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर का ही टाइप है। इसके अंदर जो पेशेंट का इंटरेस्ट होता है किसी भी काम को करने के लिए वो खत्म हो जाता, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, ना पढ़ने में, ना कुछ काम करने में, ना किसी से बात करने में, किसी भी एक्टिविटी में वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिप्रेशन कंडीशन में। और ये मतलब लंबे समय तक देखने को मिलता है, कभी कभी महीने भर, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, ऐसे मतलब डिप्रेशन रहता है। अब बात करें डिप्रेशन ज्यादा किस में देखने को मिलता है, मेल और फीमेल में। तो डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन मोर कॉमन होता है इन फीमेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू द मेल। तो जो डिप्रेशन की कंडीशन वो फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है अगर मेल से कंपेयर करेंगे। WHO के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन होता है वो जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर देखने को मिलता है
अप्रोक्सीमेटली 5% मेल्स के अंदर देखने को मिलता है WHO के अकॉर्डिंग, और फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है 7%। तो 7% फीमेल में डिप्रेशन की कंडीशन आती है और मेल्स के अंदर आती है 5%। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो हमने बात की थी जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, तो जो मूड डिसऑर्डर है वो ICD के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज ICD-10 के अकॉर्डिंग जो मूड डिसऑर्डर था वो क्लासिफाई किया गया था F30 से लेके F39 तक, ठीक है ना। तो जो F32 इसका क्लास होता है उसके अंदर आता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन आता है F32 के अंदर। तो ICD-10 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर F32 होता है, इसके अंदर आता है डिप्रेशन। तो आज हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो F32.0 के अंदर आता है माइल्ड डिप्रेशन, और F32.1 के अंदर आता है मॉडरेट डिप्रेशन, और F32.2 के अंदर आता है सीवियर डिप्रेशन होता है विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, इसके अंदर कोई साइकोटिक सिम्टम देखने को नहीं मिलते। और F32.3 के अंदर सीवियर डिप्रेशन होता है विद साइकोटिक सिम्टम, इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट F32.8 के अंदर अदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आते, और F32.9 के अंदर आते हैं अनस्पेसिफाइड डिप्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करें F32.0 के अंदर माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन हम लोग किस कंडीशन को बोलते हैं? माइल्ड डिप्रेशन हम उसको बोलते हैं जब कोई भी एक इंडिविजुअल है वो डिप्रेसिंग कंडीशन में, तो उसको बर्थलेसनेस लगने लगे, होपलेसनेस लगने लगे, और मतलब उसे लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मतलब मेरा इस धरती पर कोई काम ही नहीं है, मतलब उसे अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, कुछ नहीं कर पाएगा। तो बर्थलेसनेस कंडीशन, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है माइल्ड डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट F32.1 मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पेशेंट को ये सब भी लगता है कि बर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और इसके अंदर उसे डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, तो इसके अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के अंदर क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि पेशेंट को मतलब लगने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, जो चीजें खराब हो रही उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अंदर डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ बर्थलेसनेस, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस भी देखने को मिलता है, और उसे लगता है कि जो भी चीजें खराब हो रही, जो भी सब चीजें अच्छी नहीं चली उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट F32.2, तो इसके अंदर सीवियर डिप्रेशन होता है विदाउट साइकोटिक सिम्टम, इसके अंदर कोई साइकोटिक सिम्टम नहीं आते। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर ये सब भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मतलब सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है। जो सीवियर डिप्रेशन होता है इसमें अटेम्प्ट सुसाइड करता है, अटेम्प्ट सुसाइड। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर अटेम्प्ट सुसाइड देखने को मिलता है, और इसके अंदर कोई भी साइकोटिक सिम्टम नहीं आएंगे, जैसे हेलुसिनेशन, इल्यूजन की कंडीशन F32.2 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट F32.3, ये सीवियर डिप्रेशन है, इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर रहेगा, इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम नहीं आ रहे, इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम आएंगे, जैसे हेलुसिनेशन हो गया, इल्यूजन की कंडीशन हो गई। और सीवियर डिप्रेशन है तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी देखने को मिल सकता है, और अटेम्प्ट टू सुसाइड तो मिलेगा ही मिलेगा, और बर्थलेसनेस, होपलेसनेस, ये सब भी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है F32.8 अदर डिप्रेसिव एपिसोड। जो इनके अंदर क्लासीफाई नहीं किए वो सब आ जाएंगे F32.8 के अंदर। नेक्स्ट है F32.9 अनस्पेसिफाइड, जिनको हम स्पेसिफाइड नहीं कर पा रहे, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम अच्छे से बता नहीं पा रहे, उसको हम लोग रखते हैं F32.9 के अंदर, अनस्पेसिफाइड डिप्रेशन के अंदर। तो ये था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 डिप्रेशन का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटियोलॉजी और कॉजेस, मतलब क्या कारण रहते हैं डिप्रेशन होने के। तो जो मेजर कॉज है वो यही है कि मतलब जो मेजर कॉज है वो स्ट्रेस होती है। तो इसके अलावा भी अदर कॉजेस होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनको डिप्रेशन की कंडीशन है, तो बच्चों जो उनका ऑफ स्प्रिंग होगा उसके अंदर भी डिप्रेशन की कंडीशन होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री ये भी कारण हो सकता है।
दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन बोल दो, तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ये भी मेजर कॉज होता है। इसके अंदर जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया और नॉन एपिनेफ्रिन हो गया, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनका लेवल नॉर्मल लेवल से अगर कम हो गया तो डिप्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती। अगर नॉर्मल लेवल से अगर ये एलिवेट हो गए तो उस कंडीशन में मैनिया देखने को मिलता है, मैनिया। अगर नॉर्मल लेवल है, अगर नॉर्मल लेवल से इनकी जो इनका लेवल है वो कम हो गया तो उस कंडीशन में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। डिप्रेशन, जो सेरोटोनिन है ये हैप्पी हार्मोन, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। ये मतलब नॉर्मल जो हमारे एंजॉयमेंट है उसको मेंटेन करके रखता है। तो डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉन एपिनेफ्रिन, इनका लेवल अगर नॉर्मल से कम जा रहा तो डिप्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया तो उस कंडीशन में मतलब बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस लेगा, लोड लेगा तो डिप्रेशन में जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, तो उस कंडीशन में वो बहुत स्ट्रेस लेगा तो उसमें भी डिप्रेशन में जा सकता है। डेथ, किसी की घर में, परिवार में, फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो वो भी हो सकता है। फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फाइनेंशियल इशू भी एक मेजर कॉज हो सकता है। वॉर और वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर युद्ध हो जाए तो उस कंडीशन में भी पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये थे मेजर कॉजेज ऑफ द डिप्रेशन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो इसके जैसे मैनिया के अंदर ट्राइड सिम्टम ऑफ मैनिया देखने को मिल रहे थे, उसमें 3 चीज देख रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देख रहा था एलिवेटेड मूड उसके अंदर देख रहे थे, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ी हुई मिल रही थी उसके अंदर, और थॉट ऑफ आइडिया और फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिल रहा था। तो वैसे ही डिप्रेशन के अंदर भी ट्राइड सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन देखने को मिलते। तो इसके अंदर कौन कौन सी 3 चीजें रहती, तो सबसे पहले रहता है डिक्रीज्ड मूड, जो मूड होता है वो डिक्रीज्ड रहता है नॉर्मल मूड से। नेक्स्ट, सेकंड, डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज्ड रहती है। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड आइडिया और पॉवर्टी ऑफ द थॉट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ट्राइड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिक्रीज्ड मूड। तो डिक्रीज्ड मूड होता क्या है, तो इस जो डिक्रीज्ड मूड है इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट का जो मूड होता है वो नॉर्मल मूड से कम रहता है। इसके अंदर वो किसी से बातचीत नहीं करता, शांत रहता है, आइसोलेटेड रहने की कोशिश करता है। तो डिक्रीज्ड मूड की 3 स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्टेजेस सबसे पहले होती है माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। तो जो डिक्रीज्ड मूड की जो पहली स्टेज है माइल्ड डिप्रेशन, तो माइल्ड डिप्रेशन के अंदर होता है तो पेशेंट फील करता है होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को ऐसी फीलिंग होती है कि मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसका जीवन व्यर्थ है, ना किसी की हेल्प कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस ये सब देखने को मतलब पेशेंट ये इन सब चीज़ों को फील करता है माइल्ड डिप्रेशन के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है डिक्रीज्ड मूड की। सेकंड स्टेज होती है मॉडरेट डिप्रेशन। तो मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, तो पेशेंट हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और बर्थलेसनेस ये सब कंडीशन भी रहती है, बट इसके साथ साथ डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। ये डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो खुद को ही मतलब दोषी मानने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेशेंट मतलब वो खुद ही है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। जो भी चीजें खराब हो रही, जो भी गलत हो रहा है उस सबके लिए जिम्मेदार खुद को ही मानने लगता है। तो मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर हेल्पलेसनेस भी देखने को मिलती है, होपलेसनेस, बर्थलेसनेस और डिल्यूजन ऑफ गिल्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने को मिलता है मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर। और जो इसकी थर्ड स्टेज होती है वो होती है सीवियर डिप्रेशन। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर ये सब चीजें तो देखने को मिलती है, इसके अलावा देखने को मिलता है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। तो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म के अंदर क्या होता है, अनरियल लगने लगता है सब कुछ, अनरियल। तो इस कंडीशन के जो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है इसके अंदर अनरियल लगने लगता है, उसे सब कुछ फेक लगता है, किसी पे भरोसा नहीं होता, कोई कुछ बोल रहा है तो भरोसा ही नहीं करता। अगर उसे लग रहा कोई उसे खाना देने आ रहा है तो मतलब उसे भरोसा ही नहीं हुआ, खाना नहीं देगा ऐसे मतलब ये, और मतलब जो सब मोह माया त्याग देता, किसी से उसको मतलब नहीं रहता है। और अटेम्प्ट टू सुसाइड भी देखने को मिलता है सीवियर डिप्रेशन के अंदर। तो सीवियर डिप्रेशन के अंदर 2 चीजें देखने को मिलती है, एक तो डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म देखने को मिलता है, दूसरा अटेम्प्टिंग टू सुसाइड मतलब वहाँ सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो ये 3 स्टेजेस होती है डिक्रीज मूड के अंदर। जो नेक्स्ट ट्राइड सिम्टम के अंदर जो दूसरा सिम्टम है वो है डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, पेशेंट इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसको अवॉइड करता है, मतलब
पेशेंट अवॉइड साइकोमोटर एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग वगैरह सब कुछ। मतलब इसके अंदर पेशेंट चलना फिरना भी बंद कर देगा, मतलब एक ही जगह पे बैठा रहेगा, ना हाइजीन मेंटेन करेगा, ना कहीं चलेगा फिरेगा, ना किसी से बात करेगा, और एक ही जगह पे बैठा रहेगा। तो मतलब एक जगह से बोलोगे दूसरी जगह जाके उठ के बैठ जाओ, जैसे रूम के अंदर बैठा है तो बोलोगे बाहर चले जाओ, मन अच्छा हो जाए, तो वो बाहर भी नहीं जाएगा, अंदर रूम में एक ही जगह बैठा रहेगा। तो साइकोमोटर एक्टिविटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, हाथ पैर कुछ चलाता ही नहीं है, मूवमेंट करता ही नहीं है, मूवमेंट नहीं करता इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है, तो जो ट्राइड सिम्टम के अंदर जो तीसरा होता है वो होता डिक्रीज्ड आइडिया, मतलब पॉवर्टी ऑफ थॉट और डिक्रीज्ड आइडिया। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट क्या होता कि जो जैसे मेनिया के अंदर देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा आइडिया आ रहा है, एक आइडिया के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके अंदर मल्टीपल आइडिया देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर जैसे जिस चीज से उसको प्रॉब्लम है तो वही आइडिया रहेगा। जैसे पेशेंट को मतलब जैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है तो मतलब वो रुपए के बारे में ही सोचता रहेगा, और किसी दूसरे के मोनोटोनस आइडिया देखने को मिलता, मतलब एक ही आइडिया के बारे में वो मतलब सोचता रहेगा, उसी को सोचेगा, दूसरे आइडिया पे नहीं जाएगा जिस चीज से उसको प्रॉब्लम है। जैसे मतलब घर पे पैसों की कमी है तो फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो मतलब पैसों के बारे में ही सोचता रहेगा, तो एक ही आइडिया देखने को मिलेगा। तो मोनोटोनस आइडिया इसके अंदर देखने को मिलता है डिप्रेशन के अंदर। तो ये थे ट्राइड सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन। इसके अलावा भी और क्या क्या साइन सिम्टम रहते, तो अदर सिम्टम्स के अंदर बात करें तो अदर साइन और सिम्टम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट के अंदर पेशेंट को मतलब भूख प्यास ही नहीं लगेगा, खाना पीना खाएगा ही नहीं रहे, जिस स्टेज में जिस कंडीशन में उसी में रहेगा, तो लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, मतलब पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, मतलब जहाँ मतलब इसके अंदर डिग्री साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाए तो पेशेंट मतलब एक ही जगह पे बैठा रहता, किसी से मतलब नहीं रहता, जहाँ बैठा वहीं रहेगा, कहीं पे चलना फिरना है ही नहीं उसको, तो वो पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन नहीं करता, नहाता धोता नहीं है, ग्रूमिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता, तो पर्सनल हाइजीन भी यहाँ पे मेंटेन नहीं रहती डिप्रेशन के अंदर। और लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है, भूख प्यास मतलब उसे कुछ नहीं लगती। जब लॉस ऑफ एपेटाइट है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट का वेट लॉस है वो भी देखने को मिलेगा, जो पेशेंट का वेट है धीमे 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 कम होता जाएगा, तो वेट लॉस भी देखने को मिलेगा डिप्रेशन के अंदर। आइसोलेशन, मतलब किसी से बातचीत नहीं करेगा, एक कमरे में बंद करके खुद को रखेगा, ना दोस्तों से इंटरेक्ट करेगा, ना घर वालों से बात करेगा, ना फैमिली मेंबर से, किसी से बातचीत नहीं करेगा, शांत रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, पेशेंट को नींद ही नहीं आता। जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनको अगर वार्ड में या फिर हॉस्पिटल में अपने में देखा होगा तो मतलब वो मतलब जागते रहते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते, शांत रहते, और उन्हें नींद भी नहीं आती। उनसे पूछोगे रात में सो तो वो मना करते कि नींद नहीं आई डॉक्टर साहब। तो इंसोम्निया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये थे क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन। अब नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के अंदर हम लोग सबसे पहले DSM-5 के अकॉर्डिंग 5 और मोर देन 5 सिम्टम प्रेजेंट है एटलीस्ट 2 वीक, मतलब कम से 2 वीक के अंदर 5 और 5 से ज्यादा सिम्टम डिप्रेशन के प्रेजेंट है, तो मतलब पेशेंट को डिप्रेशन में चला जाएगा। तो पहला तो ये डायग्नोसिस के अंदर पहला क्राइटेरिया 5, और अगर 5 से ज्यादा सिम्टम 2 वीक के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो डिप्रेशन की कंडीशन में है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क और एक्टिविटी में हो जाए, किसी भी काम नाम में मन नहीं लगना, तो वो भी हो सकता है। इंसोम्निया हो रहा, रिटार्डेशन ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिल रहा, तो वो भी यहाँ डिप्रेशन का ही इंडिकेशन है। और रिकरेंट थॉट आना, रिकरेंट थॉट ऑफ सुसाइड, मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड और सुसाइड के थॉट पेशेंट को बार बार आते रहना, तो ये सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रीटमेंट की। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के अंदर 3 चीजें, मतलब जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 तरह से देते, एक तो फार्माकोथेरेपी देते, दूसरा साइकोथेरेपी, और लास्ट में ECT देते। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोथेरेपी। तो फार्माकोथेरेपी में सबसे पहले हम लोग देते हैं SSRI। SSRI का फुल फॉर्म है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो SSRI के अंदर कौन से ड्रग देते, तो एक तो सर्ट्रालिन देते और दूसरा देते सिटेलोप्राम, ये दोनों ड्रग देते SSRI के अंदर। नेक्स्ट इसके अलावा CTI का फुल फॉर्म है ट्राईसाइक्लिक इनहिबिटर। ट्राईसाइक्लिक इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से ड्रग देते, एक तो देखते इमिप्रामाइन देते, दूसरा देते क्लोमिप्रामाइन, ये दोनों ड्रग देते TCI के अंदर। तो जो इमिप्रामाइन है ये बेड वेटिंग, जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, बेड वेटिंग, तो बेड वेटिंग में ये ड्रग भी देते हैं, ठीक है, इमिप्रामाइन। नेक्स्ट माओ, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर।
मोनोअमीन, जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसके अंदर देते आइसोकार्बोक्सिजाइड। तो ये फार्माकोथेरेपी के अंदर 3 तरह के ड्रग देते, एक तो SSRI देते, दूसरे TCI देते, तीसरे माओ देते। ठीक, तो ये थे फार्माकोथेरेपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी के अंदर सबसे पहले हम लोग ग्रुप थेरेपी देते हैं। जो साइकोथेरेपी होती है वो बेसिकली रिलैक्सिंग टेक्निक होती है, पेशेंट को रिलैक्स करने की टेक्निक होती है। तो जो साइकोथेरेपी उसमें ग्रुप थेरेपी, तो ग्रुप थेरेपी में करते क्या है, जो पेशेंट एक ही कंडीशन से अफेक्टेड है उन सबको एक ग्रुप में बिठाते हैं, एक सर्किल बना है उसमें एक ही कंडीशन से अफेक्टेड पेशेंट उनको बिठाते हैं। जैसे जो पेशेंट ड्रिंक करते हैं तो उन सबको लिया एक ग्रुप में बिठा लिया, ये सब लोग ड्रिंक करते हैं, तो इसमें से एक पेशेंट को बोलेंगे, मतलब पूछेंगे कि तुम लोग तो जो तुम ड्रिंक कर रहे थे वो तुमने छोड़ दी कि नहीं, तो वो बोलेगा कि मैंने अब ड्रिंक करना बंद कर दी। तो उससे क्या होगा, जो अदर ग्रुप मेंबर होंगे वो भी मोटिवेट होंगे इस पेशेंट से और वो भी ट्राई करेंगे ड्रिंक को छोड़ने के लिए। तो ग्रुप थेरेपी में सबसे पहले जो रूल यही होता है कि जो भी मेंबर लेते हैं वो सब लोग एक ही कंडीशन से अफेक्टेड हो उन्हीं को लेते हैं ग्रुप थेरेपी के अंदर। अगर अलग अलग कंडीशन के ले लिए तो वहाँ पे ग्रुप थेरेपी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट, प्ले थेरेपी। पेशेंट को प्ले थेरेपी देते हैं, मतलब आउटडोर इंडोर गेम मतलब खिलवाते हैं पेशेंट को, जिससे मतलब वो अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सके। तो ये भी साइकोथेरेपी के ही अंदर आता है। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर योगा आता है, योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये सब आते हैं इसके अंदर रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। तो CBT के अंदर क्या करते हैं, जो पेशेंट का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज करते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर जो पेशेंट की जो सोचने समझने की जो क्षमता उसको बढ़ाते हैं, उसको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के तरफ लेके जाते हैं। तो ये थी साइकोथेरेपी। अगर ये दोनों चीजें फेल हो जाए तो लास्ट में हम लोग जाते हैं ECT पे। ECT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ECT मतलब ECT के अंदर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड है पेशेंट के मतलब हेड पे प्लेस करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उस कंडीशन में जो पेशेंट के जो हार्मोन, डिप्रेशन के अंदर बेसिकली पेशेंट का हार्मोन डिक्रीज हो रहे थे, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये हार्मोन डिक्रीज हो रहे थे। तो जब ECT देंगे, करंट पास कराएंगे, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट के हार्मोन थे वो नॉर्मल, जो डिप्रेस हुए थे वो बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ जाएंगे तो जो पेशेंट के जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर हो जाएगा। और ECT के अंदर 7 से 8 सेशन देते हैं डिप्रेशन की कंडीशन में। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का है तो उसको ECT चल रही है तो उसको 7 से 8 सेशन चलेंगे और इसके अंदर जो पेशेंट का जो हार्मोन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जितना भी डिप्रेस हुआ उससे बढ़ जाता है, तो पेशेंट नॉर्मली बिहेव करने लग जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डिप्रेशन की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।